हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एम्स पटना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल थंबनेल में ये लाइन ऐड करी है, उसका रीज़न है बिल्कुल ये मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है इस वाले पेपर में, एम्स पटना के पेपर में हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर के क्वेश्चंस का लेवल है दैट वाज मॉडरेट, है ना, मतलब इजी वाला नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन से इजी वाले, बाकी मॉडरेट टू हाई मैं इसको बोल सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू जो अभी हमारे सीआरई के पेपर चल रहे हैं, जैसे 25 पार्ट 1 आया अकॉर्डिंग टू दैट। तो बिल्कुल आई गेस कि ये क्वेश्चन एक बार सबको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जो एम्स पटना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसको, इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करे तो बेटर है। चाहे आप इसको 2x2 की स्पीड में देख लो और एक बार सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आप सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देखो, कुछ अगर वैसे तो देखना ही है बिल्कुल क्वेश्चंस, आप सॉल्यूशन देखोगे एक्सप्लेनेशन देखोगे देन द कंसेप्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड। बट स्टिल अगर ऐसा है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं, कुछ भी है, तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को तो स्किप करना ही मत। ठीक है, बिल्कुल नो ऑप्शन वाला है ये। ठीक है, कि इसको स्किप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस पेपर को। उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेडियोग्राफर्स के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, जो कि सिर्फ आपको ओनली 399 में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है एस्पायरेंट्स? ऑल एग्जाम टेस्ट पेपर, ऑल एमसीक्यूज पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट भी मिलेगा एंड इन प्लस 15,000 प्लस 1 लाइनर सॉल्यूशंस भी होंगे और चैट डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको स्किप ना करें क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है, बजट फ्रेंडली है। इसके अलावा अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, ठीक है, कोड रेडिएशन कोड लगाने पे आपको इस बजट फ्रेंडली प्राइस में भी 5% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक नीचे आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, बैच को बाय करो और अपनी जो प्रैक्टिस सेशन है उनको बिल्कुल कंटिन्यू रखो। ठीक है, टेस्ट पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल्स के हैं, जो टेस्ट सीरीज़ इसमें अपलोडेड है और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी एज अ प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए। और जो मेन अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है सीआरई 25 दिसंबर पार्ट 2, तो है ही भाई, थ्योरेटिकली तो हम करते ही हैं, बाकी आई गेस कि जब तक आप प्रैक्टिस सेशन अपना चालू नहीं करोगे उससे पहले कोई वो नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ आपकी एज अ प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने का रीज़न यही है कि ये इतने से प्राइस में ये इतना सब आपको प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और ऐप या फिर कोई भी ऐसे जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, तो ये एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट हम पेपर चालू करते हैं हमारा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है ईच एंड ऑफ स्टमक इज गार्डेड बाय अ मस्कुलर रिंग नॉन एज व्हाट दैट परमिट्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन ओनली वन डायरेक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है जो स्टमक, हर एक एंड है जो स्टमक का, जो कि मस्कुलर रिंग गार्ड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जो क्या करेगा? दैट परमिट्स और अलाउज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या अलाउ करता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। ये कौन? सीकम, रेगे, ड्यूडेनम या फिर स्फिंक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है? स्पिंस्टर क्या हो जाएगा इसमें? आ सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कि क्या करता है? कंट्रोल्स वन वे फ्लो इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फ्लो इन जीआईटी। ठीक है, दो स्पिंस्टर्स होते हैं जीआईटी की, अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो स्पिंस्टर्स होते हैं। एक तो हो जाता है कार्डियक, लोअर इसोफेजल रीजन में, और एक हो जाता है पायलोरिक। ये क्या करता है? रिफ्लक्स प्रिवेंट करेगा। और ये क्या करता है? पायलोरिक वाला कंट्रोल्स एम्प्टिंग इनटू डुडेनम। ठीक है, जो डुडेनम में एंटर कर रहा है वो किसके वजह? पायलोरिक स्पिंस्टर के थ्रू से, कि भाई जो एम्प्टी होगा वो डुडेनम में ही हो रहा है ना, उसमें हेल्प करेगा वन फ्लो में, डुडेनम। ठीक है, तो जो करेक्ट टर्म हो जाएगी इसके अंदर वो क्या हो जाएगी? स्पिंस्टर।
बाकी के अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो कोरिलेट ही नहीं करे, सीकम, रुगेड, ड्यूडेनम, ये तो पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, जीआईटी के, ना कि किसी टाइप का कुछ ऐसा मस्कुलर रिंग है जो कि ये फंक्शन कर रहा है कि भाई कंट्रोल कर रहा है एक फ्लो ही जीआईटी में। जैसे वॉल क्या करता है, वॉल हार्ट में प्रेजेंट होता है, वॉल क्या करेगा, वो भी फ्लो कंट्रोल करता है, बट नॉट इन द स्टमक, ठीक है। वो हार्ट में जो ब्लड फ्लो है, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो उसको वन वे में कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टॉप बाथ इन द डार्क रूम। स्टॉप बाथ का क्या पर्पस है डार्क रूम के अंदर। तो डार्क रूम की जब मैं बात करूँगी तो डार्क रूम के फिल्म प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कितने स्टेप्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मैनुअल में, क्योंकि जो स्टॉप बाथ है उसका जिक्र हम सिर्फ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में ही करते हैं, ऑटोमेटिक में नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक रोलर्स लगे हुए हैं डेट स्क्वीज आउट द एक्सिस डेवलपर, ठीक है। तो मैं बात करूँ डार्क रूम की फिल्म प्रोसेसिंग की, तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, दैट इज़ डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ठीक है। डेवलपिंग क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देता है उसमें मेटेलिक सिल्वर पे। रिंजिंग क्या करेगा, रिंजिंग एक्सेस जो डेवलपर है उसको क्या करता है, एक्सेस डेवलपर को रिमूव करता है, उसका एसिडिक जो नेचर है उसको न्यूट्रल कर देता है। फिक्सर क्या करेगा, जो जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स है उसको तो मेटेलिक सिल्वर ने कन्वर्ट कर दिया, किसने, डेवलपर ने, लेकिन जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स है उनको कौन रिमूव करेगा, फिक्सिंग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वॉश किया हमने और ड्राई कर दिया। तो ये जो रिंजिंग है कि एक्सेस डेवलपर रिमूव कर रहा है, फिल्म को न्यूट्रल कर रहा है, रिंजिंग करेगा, और इसके लिए इसके पास क्या होता है, स्टॉप बाथ, ठीक है। स्टॉप बाथ होता है विच कंटेन्स 1% एसिटिक एसिड, ठीक है। मतलब जो डेवलपर होता है वो होता है बेसिक होता है नेचर में, फिर ये इधर स्टॉप बाथ पे जाएगा। इसने क्या किया, जो डेवलपिंग वाला प्रोसीजर है उसको रोक दिया और फिल्म को न्यूट्रल कर दिया। 1% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और फिक्सर तो एसिडिक ही होता है नेचर में। अब ऑप्शंस पे चलते हैं हम। टू एनहांस द शार्पनेस ऑफ द इमेज, नहीं, टू हाल्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्कुल ये क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच केमिकल इज कॉमनली यूज इन फिक्सिंग प्रोसेस ड्यूरिंग डार्क रूम डेवलपिंग। डार्क रूम डेवलपिंग के दौरान हम फिक्सिंग प्रोसेस में कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर मैं बात करूँ फिक्सिंग प्रोसेस की, तो फिक्सिंग प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट या फिर अमोनियम थायोसल्फेट, विच रिमूव्स अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड एंड मेक्स द इमेज परमानेंट। और इमेज को क्या कर देती है, परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज ऑल्सो नॉन है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी को और का दूसरा नाम और क्या है, कोन बीम सिटी, इंट्राऑर्टरियल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, मैमोग्राफी या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। भाई सेरेब्रल एंजियोग्राफी, ठीक है। सेरेब्रल एंजियोग्राफी मतलब कि वो एंजियोग्राफी जो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, ब्रेन के लिए, और किस लिए कर रहे हैं, ब्लड वेजल्स को क्लियरली देखने के लिए, ठीक है। तो भाई कोन बीम सिटी नहीं, ये तो कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी तो अलग ही टर्म हो गया। मैमोग्राफी जो कि हम ब्रेस्ट के लिए करते हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये तो हम हार्ट के लिए करेंगे, और क्वेश्चन बोल रहा है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी को और क्या बोल देंगे हम, इंट्राऑर्टरियल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। क्या होता है भाई इसके अंदर, इंट्राऑर्टरियल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हमने इंजेक्ट कर दिया डायरेक्टली किसमें, कैरोटिड आर्टरी नेक वाली या फिर वर्टिब्रल आर्टरी में, मोस्टली कैरोटिड आर्टरी में करेंगे और फिर वो सीधा सेरेब्रल में चली जाएगी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी में किया। अब डिजिटल सब्ट्रैक्शन है, डीएसए है, तो इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बोन और सॉफ्ट टिश्यूज़ को, और हमें क्या दिखाई दे दिया, इसने क्लियर वेजल्स दिखाई दे गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बस हाँ, ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप जल्दी से
आंसर स्टिक कर दोगे। बाकी अगर ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग देते तो और पेपर का लेवल टफ बोल सकते थे हम इसको। तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी को हम और क्या बोल सकते हैं, इंट्रा ऑर्टरल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट हमने डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया कैरोटिड वर्टिब्रल में, डीएसए बोन और सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव करा और हमें क्लियर वेजेस दिखाई दी गई, जैसे कि हमें सेरेब्रल एंजियोग्राफी में दिखाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग व्हाट डज द फर्स्ट एक्सपोजर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग होता क्या है। तो स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग एसजीपी से, मैं इसको एब्रीवेटेड फॉर्म लिख रही हूँ इसका, एसजीपी। तो स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग में क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती थी, मतलब कि अभी मॉडर्न तो यूज़ नहीं होती है, ठीक है, पहले यूज़ होती थी, मॉडर्न रेडियोलॉजी में ये यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर क्या था, इसमें एक टर्म यूज़ करा स्प्लिट ग्रेड। स्प्लिट से हमें ये पता पड़ रहा है कि इसने कुछ आधा आधा तो किया है, ठीक है, स्प्लिट तो किया है, जो कि अब यूज़ नहीं, डिजिटल इमेजिंग में तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग एक डार्क रूम टेक्निक थी फॉर मेकिंग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स विथ वेरिएबल कॉन्ट्रास्ट पेपर। इसके अंदर क्या होता था, एक सिंगल फिल्टर यूज़ करने की जगह, ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए इस प्रिंटर ने क्या किया, 2 सेपरेट एक्सपोजर यूज़ करे, ठीक है, 2 सेपरेट एक्सपोजर्स यूज़ करे on the same sheet of paper, 2 separate exposures on the same sheet of paper। तो तभी तो इसने बोला फर्स्ट एक्सपोजर ने क्या किया, क्योंकि ये 2 सेपरेट एक्सपोजर इसने यूज़ करे थे एक शीट ऑफ पेपर को एक्सपोज करने के लिए, जैसे कि 2 किया, एक तो हो जाएगा फर्स्ट और एक हो जाता है सेकंड। तो वो 2 मेन एक्सपोजर कौन से हैं, जो फर्स्ट वाला है वो तो होता है सॉफ्ट फिल्टर एक्सपोजर, सॉफ्ट फिल्टर एक्सपोजर, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो कौन सा है हमारे पास, हार्ड फिल्टर एक्सपोजर। तो भाई क्या कर रहे थे ये, सॉफ्ट फिल्टर एक्सपोजर और हार्ड फिल्टर एक्सपोजर से क्या मतलब है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो फर्स्ट एक्सपोजर है ये तो पता पड़ गया वो सॉफ्ट फिल्टर एक्सपोजर है, ये टेक्निक क्या कर रहा था, कब हो रही थी, ये भी पता पड़ गया, लेकिन अब वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम लो कॉन्ट्रास्ट फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, लो कॉन्ट्रास्ट फिल्टर यूज़ कर रहे थे फर्स्ट एक्सपोजर के अंदर, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। लो कॉन्ट्रास्ट फिल्टर जो था विच इज़ यूज टू क्रिएट एन एक्सपोजर दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स द हाईलाइटेड एरियाज ऑफ द प्रिंट, हाईलाइटेड एरियाज और ब्राइट एरियाज ऑफ द प्रिंट, ठीक है। और जो हाई कॉन्ट्रास्ट थे वो क्या कर रहे थे, इज़ यूज टू क्रिएट अ सेकेंड एक्सपोजर दैट मेनली अफेक्ट द शेडोज और जो डार्क एरियाज थे, ठीक है। तो आई बात समझ में, स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी डार्क रूम टेक्निक में यूज़ हो रही थी, अब मॉडर्न इमेजिंग रेडियोलॉजी में यूज़ नहीं होती है। स्प्लिट ग्रेड इस टर्म यूज़ किया है, इसका मतलब क्या था कि भाई एक सेम शीट ऑफ पेपर को एक्सपोज करने के लिए 2 सेपरेट एक्सपोजर यूज़ करे गए थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट था सॉफ्ट फिल्टर एक्सपोजर, मतलब कि इसके अंदर लो एनर्जी लो कॉन्ट्रास्ट फिल्टर यूज़ कर रहे थे। सेकंड था हार्ड फिल्टर एक्सपोजर, जिसके अंदर हम हाई कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्टर्स यूज़ कर रहे थे। जो फर्स्ट एक्सपोजर है वो क्या कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था जो प्रिंट, ठीक है, जो प्रिंट का हाईलाइटेड या फिर जो ब्राइट एरियाज है, और जो सेकंड एक्सपोजर था वो किसको कंट्रोल कर रहा था, जो शेडोज जो डार्क एरियाज है प्रिंट के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाईलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन इज यूज टू असेस द ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। इनमें से कौन सा एक स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं कि भाई जो हार्ट मसल पे जो ब्लड का सप्लाई और फंक्शन को देखने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा सिटी एंजियोग्राफी, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, दूसरा है पैट स्कैन, तीसरा है फ्लोरोस्कोपी, चौथा है कार्डियक एमआरआई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन विच इज़ यूज टू असेस द ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, ब्लड सप्लाई और फंक्शन ऑफ हार्ट मसल को एसेस करने के लिए। भाई फंक्शन से हमें पता पड़ गया, फंक्शन से क्या हो गया, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो हार्ट मसल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी पता करनी है। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट हो जाएगा,
तो भाई अगर सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमें मेनली डिटेल्ड एनाटॉमिकल इमेज दे देगा कोरोनरी आर्टरीज की टू चेक द ब्लॉकेज और नैरोइंग और स्टेनोसिस यूजिंग एक्सरेज एंड कॉन्ट्रास्ट डाई, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन, ये तो आंसर है ना, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फ्लोरोस्कोपी एक एक्सरे टेक्निक है जो कि हमें रियल टाइम मूविंग इमेज देगी, तो इसका तो कोई कोरिलेशन नहीं है। कार्डियक एमआरआई क्या करेगी, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स यूज़ कर रही है, हार्ट के स्ट्रक्चर का ही 3D सेक्शन अच्छे से डिटेल्ड इमेज देगी हमें, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया इसने हमें, टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देगा, लेकिन ये हमें क्या करेगा, लिमिटेड ब्लड फ्लो देगा एज कंपेयर टू पैट स्कैन, ठीक है। लिमिटेड ब्लड फ्लो ही डिटेल देगा ये हमें, तो पैट इज कंसिडर्ड सुपीरियर फॉर द क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ मायोकार्डियल ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म। तो जब भी हमें मायोकार्डियल ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखनी है तो उसके लिए हम कौन सा बेस्ट मानते हैं, पैट स्कैन, ठीक है, जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज़ करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ब्लड फ्लो कितना जा रहा है हार्ट मसल पे उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो मायोकार्डियल ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखने के लिए हम कौन सा बेस्ट रहेगा, दैट इज़ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी, इनमें से कौन सा थोरेसिक कैविटी का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है स्पाइनल कैविटी, दूसरा है लेफ्ट प्लूरल कैविटी, तीसरा है मीडियस्टर्नम, चौथा है राइट प्लूरल कैविटी। तो भाई कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, भाई लेफ्ट प्लूरल कैविटी और राइट प्लूरल कैविटी, ये तो लंग्स को सराउंड करती है, लंग्स को सराउंड करेगी मतलब इनसाइड द थोरैक्स, ये तो इनसाइड थोरैक्स है ना। मीडियस्टर्नम तो सेंट्रल थोरेसिक रीजन ही है, सेंट्रल थोरेसिक रीजन है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो मीडियस्टर्नम है वो कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड करता है, तो सेंट्रल थोरेसिक रीजन है, इट कंटेन्स, इसमें राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है मेरी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लिया करना कमेंट में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कंटेन्स हार्ट, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, ठीक है। तो ये भी है ही पार्ट, लेकिन जो स्पाइनल कैविटी इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी नॉट थोरेसिक कैविटी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FSH एंड LH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय। FSH और LH हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करेगा, गोनाडोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स, सोमेटोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स। तो बिल्कुल गोनाडोट्रॉफिन हार्मोन्स है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी जो सेल्स है वो सीक्रेट करती है क्या, FSH एंड LH, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगी, थायरोट्रॉफ्स जो कि सीक्रेट करेगी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, नॉट गोनाडोट्रॉफिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टिकल इज इमिटेड इन अ टिपिकल गामा डीके प्रोसेस, गामा डीके प्रोसेस, ठीक है। तो गामा डीके प्रोसेस के अंदर कौन सा पार्टिकल इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटोन। तो गामा रेस क्या है, गामा रेस हाई एनर्जी फोटोन्स हैं, ठीक है, गामा रेज हाई एनर्जी फोटोन्स, गामा रे हाई एनर्जी फोटोन्स हैं, हाई एनर्जी फोटोन्स इमिटेड, इसके अंदर हाई मतलब गामा रेज आर हाई एनर्जी फोटोन्स इमिटेड व्हेन, कब होगा, जब न्यूक्लियस डीएक्साइट, व्हेन न्यूक्लियस डीएक्साइट। एक छोटी सी लाइन में वो वन लाइनर बताया है कि भाई गामा रेज आर हाई एनर्जी फोटोन्स इमिटेड व्हेन न्यूक्लियस डीएक्साइट, तो गामा डी के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फोटोन एमिट होगा। कौन सा पार्टिकल एमिट होता है, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रेडियोग्राफी द ग्रिड रेशियो इज डिफाइंड एज, रेडियोग्राफी के अंदर ग्रिड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो ग्रिड रेशियो क्या हो जाता है, H/D। H क्या होता है, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स, और D की अगर मैं बात करूँ तो D क्या हो जाता है, D हो जाता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिप्स।
भाई हाइयर, तो क्या हो गया आंसर इसका H/D, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर हाई ग्रिड रेशो है, या फिर ऐसे इजी टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है, ग्रिड रेशो अगर ज़्यादा है तो जो स्कैटर रिमूव होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो पेशेंट को डोज है वो भी ज़्यादा लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेडियोग्राफिक व्यू इज़ कॉमनली यूज टू इवेल्युएट फ्रैक्चर्स ऑफ द फुट एंड एंकल। कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू हम प्रेफर करेंगे फ्रैक्चर्स को इवेल्युएट करने के लिए फुट और एंकल के, ठीक है, AP, PA, लेटरल या फिर ऑब्लिक व्यू। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्चर्स को इवेल्युएट करने के लिए तो फिर ऑब्लिक व्यू, ठीक है, जो ऑब्लिक व्यू है इट इज़ बेस्ट फॉर विजुअलाइजिंग द टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल्स, एंकल मॉर्टिक्स। तो इस व्यू के अंदर क्या होगा, वो सारे वो हिडन फ्रैक्चर्स जो कि AP और लेटरल व्यू में हमें नहीं दिखाई दिए वो हमें ऑब्लिक व्यू में दिख जाएंगे। भाई AP व्यू तो क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल अलाइनमेंट बता रहा है, बट डज नॉट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट फ्रैक्चर लाइंस बिटवीन टार्सल्स बोन की लाइंस के बीच में जो फ्रैक्चर है वो हमें ये नहीं दिखाएगा। ये ओवरऑल अलाइनमेंट हमें बड़े अच्छे से दिखा देगा फुट और एंकल का, ठीक है। लेटरल व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री व्यू है, लेकिन ये हमें डिस्प्लेसमेंट तो दिखा देगा सजाइटल प्लेन में, बट ये अलोन इनसफिशिएंट है फ्रैक्चर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। PA व्यू तो हम रेयरली ही यूज़ करते हैं, फुट और एंकल का PA व्यू कैसे करेंगे भाई, AP इसका स्टैंडर्ड व्यू है, तो PA की तो बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेडियोग्राफिक टेक्निक इज़ कॉमनली यूज टू इवेल्युएट द ब्रेस्ट टिश्यू फॉर एबनॉर्मलिटीज़। कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक हम प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज़ के लिए, यूरोग्राफी, मैमोग्राफी, आर्ट्रियो या फिर वीनोग्राफी। तो भाई वीनोवेंस के लिए, आर्ट्रियो आर्टरीज़ के लिए यूरोग्राफी जो यूरिनरी स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स के लिए, लेकिन जो मैमोग्राफी है वो किसके लिए करते हैं हम, ब्रेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फॉरेन बॉडी इज़ इनहेल्ड इट इज़, ठीक है, अगर कोई फॉरेन बॉडी इनहेल्ड कर ली किसी ने गलती से, फॉरेन बॉडी चली गई उसकी सांस के साथ, तो क्या चांसेस है, वो सबसे पहले कौन से लंग्स में एंटर करेगा, मोर लाइकली टू एंटर द लेफ्ट लंग, मोर लाइकली टू एंटर द राइट लंग, मोर नॉट ऑल लाइकली टू एंटर द लंग, कि भाई लंग में एंटर ही नहीं करेगा, इक्वली लाइक टू एंटर द बोथ लंग। तो भाई कभी भी किसी पेशेंट की अगर गलती से फॉरेन बॉडी इनहेल्ड हुई है तो वो क्या होगा, उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं राइट मेन बॉन्कर्स में, मतलब राइट लंग में जाने के। क्यों, सॉरी लेफ्ट वाला टिक कर दिया, ठीक है, मोर लाइकली टू एंटर द राइट लंग। क्यों, क्योंकि जो राइट लंग है वो क्या है, वाइडर है, शॉर्ट है और मोर वर्टिकल है। तो जो एस्पायरेटेड ऑब्जेक्ट आया है वो डायरेक्टली राइट ब्रोंकस में चला जाएगा, मोर वर्टिकल। और जबकि जो लेफ्ट लंग है वो नैरो और मोर हॉरिजॉन्टल होता है, तो लेस लाइकली टू एंटर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, फ्रॉम द लेग AP प्रोजेक्शन डायग्राम आइडेंटिफाई द बोन्स इंडिकेट बाय द नंबर्स 1, 2 एंड 10। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 1, 2 और 10, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 10 ये वाला, ये कौन सी बोन्स को इंडिकेट कर रहा है। तो भाई जो फर्स्ट है वो तो क्या है कि भाई ये अपना नी जॉइंट वाला है ना बीच में, अभी ये जोड़ रहा है किसको, फीमर और टिबिया फिब्यूला। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, 1 to 10 ही पूछा है, तो भाई पहला तो क्या हो गया हमारा, फीमर, ठीक है, पहला तो हमारा क्या हो गया, फीमर। तो अब दो ऑप्शन में हमें फीमर है, ठीक है। सेकंड पे अगर हम जाएंगे तो सेकंड वाली कौन सी बोन है, सेकंड वाली हमारी कौन सी बोन है, ये वाली, ये होती है फिब्यूला, ठीक है। तो ये थर्ड कौन सी हो गई हमारी, टीबिया, और फर्स्ट कौन सी हो गई, ये फीमर। तो 1 to 10 ही तो पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, फीमर, फिब्यूला और टीबिया। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। भाई टैलस और ये तो एंकल भी चली गई तो बात ही अलग हो गई। तो क्या हो गया, फर्स्ट वाली फीमर, सेकंड वाली ये जो है फिब्यूला और तीसरी वाली टीबिया। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स। इनमें से कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करके रखता है, स्केलेटल, नर्वस, मस्कुलर, एंडोक्राइन। तो आंसर हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी वो सिस्टम है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करके रखेगा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, ठीक है।
कि प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को, जैसे स्कल हो गए, ब्रेन हो गए, रिब्स, जैसे कि इसके स्कल जो है, स्कल स्केलेटल सिस्टम है तो स्कल ब्रेन को करता है प्रोटेक्ट। रिब्स है, ठीक है, रिब्स स्केलेटल सिस्टम में आ गया तो वो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगा बॉडी के ऑर्गन्स को। नर्वस सिस्टम तो बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डेट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कोई स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन नहीं है। और जो मस्कुलर सिस्टम है वो तो किसकी बात कर रहा है कि भाई जो मसल्स हैं हमारी, मसल्स के फंक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज एज अ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया इसमें, न्यूक्लियर मेडिसिन का है वैसे ये क्वेश्चन, बट ठीक है आ गया इसमें बेसिक, उसमें पूछ सकता है वो, थेरेपी से भी पूछ लेता है, किसी से भी पूछ सकता है। और एम्स तो भाई कोई स्पेसिफाइड सिलेबस भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम पूरा इसको पढ़ ले, नहीं, ठीक है भाई, जो बेसिक बेसिक है एक आध क्वेश्चन आते हैं वो वाली बात है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि हम एज अ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लाइट वेट है, लाइट वेट है, और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग अच्छे से करता है, एक्सीलेंट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, एक्सीलेंट होता है ये न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के लिए। नेक्स्ट है यूज द शील्ड एंड रिफ्लेक्टर, सो ये हम इसे एज अ शील्ड और रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। तो एज अ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर कि भाई जो न्यूट्रॉन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो कौन सा एलिमेंट हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, डेट इज़ बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम जो है वो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सीलेंट करता है, लाइट वेट है, और इसलिए हम इसको यूज़ एज अ शील्ड, न्यूट्रॉन शील्डिंग में भी यूज़ करते हैं अब इसको, और रिफ्लेक्टर में भी। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है ये भी सबको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक सा है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, वो डिवाइस जो कि न्यूक्लियर चैन रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर जो, अच्छा किसी ने मूवी, एक सीरीज़ है, जो नाम याद नहीं आ रहा, और चेरनोबिल डिज़ास्टर था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर था, उस पर एक सीरीज़ भी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी आई गेस हॉटस्टार पे है, बिल्कुल देखने लायक है, ठीक है। उसके अंदर पूरा आपको समझ में आएगा भाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर है करता होता क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है बाय बॉइलिंग वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं हम इसमें एज अ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर, दैट इज़ बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेफ लाइट इन द डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर हम सेफ लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है उस सेफ लाइट को यूज़ करने का। पहला ऑप्शन है टू रिवील हिडन डिटेल्स इन द नेगेटिव, दूसरा है टू कंट्रोल एक्सपोजर लाइट, तीसरा है टू प्रोवाइड वर्किंग लाइट विदाउट इम्पैक्टिंग द फोटोग्राफिक पेपर, टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हमें वर्किंग लाइट प्रोवाइड करता है कि भाई एकदम डार्क रूम अंधेरा रहता है, अगर वो सेफ लाइट भी ना चले, हालांकि उस सेफ लाइट में अडप्ट होने के लिए भी हमारी आइज़ को कुछ सेकेंड्स लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, कि भाई उसमें हमें दिखने लगे। तो ये जो सेफ लाइट्स है वो क्या करती है, हमें वर्किंग लाइट प्रोवाइड करती है। और अब नॉर्मल ट्यूब लाइट तो हम जला नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्या कर देगी, हमारी फोटोग्राफिक पेपर को पूरी ख़राब कर देगी, रेडिएट कर लेगी। लेकिन ये जो सेफ लाइट में हम ऐसे लाइट फिल्टर्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी फिल्म को ख़राब नहीं करेगी, टू प्रोवाइड वर्किंग लाइट विदाउट इम्पैक्टिंग द फोटोग्राफिक पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, इम्यून रेस्पॉन्सेज एंड फ्लूइड बैलेंस। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स और फ्लूइड बैलेंस के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, विच प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है और उसको एक्सटर्नल थ्रेट्स, मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट है एक तरीके से, उससे बचा के रखता है। तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव और इंटीग्यूमेंट्री। देखो जब भी रेगुलेट आता है बॉडी टेम्परेचर का तो हमारे माइंड में हिट करता है हाइपोथैलेमस, भाई उस अकॉर्डिंग हमें नर्वस सिस्टम आंसर नहीं देना है, आगे की लाइन भी पढ़ो। ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है,
हिपोथैलेमस इज एन ऑर्गन विच रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, वो वाली बात हो जाती है. बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑर्गन सिस्टम जो कि बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रहा है एज वेल एज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है एक्सटर्नल थ्रेट से. तो वो क्या हो जाएगा आंसर हमारा इंटेग्यूमेटरी सिस्टम. इंटेग्यूमेटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या आ जाती है हमारी स्किन. तो स्किन हमें डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट कर रही है, एक्सटर्नल हार्म से भी हमारे ऑर्गन्स को बचा रही है, और थर्मो रेगुलेट भी कर रही है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है वाया स्वेटिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज टू मेक स्टॉप बाथ. इनमें से कौन सा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए स्टॉप बाथ को यूज़ करने के लिए. पोटेशियम सल्फाइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड या फिर एसिटिक एसिड. तो देखो स्टॉप बाथ क्या करता है, डेवलपर का प्रोसेस हॉल्ट कर रहा है, डेवलपर जो एक्सिस डेवलपर को हटा रहा है, फिल्म को न्यूट्रल बना रहा है. तो डेवलपर खुद बेसिक है तो हमें स्टॉप बाथ एसिडिक तो चाहिए. तो एसिटिक एसिड जो कि हम यूज़ ही कर रहे हैं. ठीक है, 1% एसिटिक एसिड. अब सोडियम बाइसल्फाइड भी क्या है एसिटिक इन नेचर, तो इसको भी यूज़ करते हैं, स्टॉप यूज़ कर सकते हैं स्टॉप बाथ में. सिट्रिक एसिड माइल्ड एसिडिक है बट ठीक है फॉर सेफ स्टॉप बाथ हम यूज़ कर लेंगे. लेकिन जो पोटेशियम सल्फाइड है वो तो है ही नहीं, वो एसिडिक ही नहीं है. पोटेशियम सल्फाइड एसिडिक ही नहीं है तो वो स्टॉप ही नहीं करेगा डेवलपमेंट प्रोसीजर को. ठीक है, नॉट एसिडिक. तो इसको तो हम यूज़ करते हैं. पोटेशियम सल्फाइड यूज़ होता है कहाँ पे, एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन डेवलपर. ठीक है, तो इसको हम एज अ स्टॉप बाथ यूज़ नहीं कर सकते. एसिडिक है ही नहीं, ये डेवलपर प्रोसीजर को रोकेगा ही नहीं, बल्कि इसको तो हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं डेवलपर्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट भी. From the lumbar spine AP diagram, which number indicates the sacroiliac joint. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा 7, 9, 2, 11, 1, 6, 8. तो कौन सा लंबर स्पाइन का AP डायग्राम दे दिया. लंबर स्पाइन AP एक्सरे है ये AP व्यू में. तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, कौन सा नंबर है जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. 8, 9, 6, 7. 8, 9, 6 या फिर 7. देखो तो भाई जो 7th की अगर मैं बात करूँ तो 7 तो मुझे वर्टिब्रल बॉडीज़ बता रहा है. ठीक है, मतलब कि ये तो मुझे 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये तो वर्टिब्रल बॉडीज़ बता रहा है. जैसे कि अगर 5 पे हुआ तो लंबर स्पाइन बता दिया. जैसे कि अच्छे से इसमें दिख रहा नहीं है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो ये तो हमें वर्टिब्रल बॉडीज़ बता रहा है. 9 वाला भी हमें वर्टिब्रल बॉडीज़ ही बता रहा है, ना कि ये सैक्रोइलियक जॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट 1 वाला है 1, 1, 2, 11. ये सारी ही हमें 2, 11 तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है. बाकी जो जो मैंने सर्किल किया है वो है ऑप्शन में. कौन कौन सा है 8, 9, 6, 7. 8, 9, 6. हाँ ये 1. ठीक है, तो ये जो इसके अंदर से जो 6, 7, 9 है ये तीनों तो हमें वर्टिब्रल बॉडीज़ ही शो कर रही है. ठीक है, वर्टिब्रल बॉडीज़ ही दिख रहा है हमें इसमें. जो 6 वाला है मेनली, ये तो 7 और 9 तो फिर भी मेनली वर्टिब्रल बॉडीज़ बता रही है. लेकिन ये जो वेट, ठीक है, ये भी वर्टिब्रल बॉडीज़ ही बता रही है. लेकिन अच्छा ये जो 9 वाला है ना, देखो वो थोड़ा सा बीच में है. हालांकि आंसर तो 8 ही है तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं डायग्राम को और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. ये जो बीच वाला है ना, ये 9 वाले के अंदर ये पता है क्या है, ये सैक्रल फोरामीना है या फिर नहीं, ये बॉडीज़ पे ही क्लिक हो रहा है. वेट, हाँ नहीं, ये पूरा वर्टिब्रल बॉडीज़ ही बता रहा है हमें. ठीक है, बल्कि ये जो 6 वाला है वो फिर भी बीच में हमें ये वो बता रहा है कि सैक्रल फोरामीना या फिर जो सैक्रम की मिड लाइन है वो अच्छे से क्या है ना, इमेज पेपर से उसमें काटने में आई नहीं. ठीक है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. ठीक है, तो ये हमें वो बता रहा है. लेकिन जो प्रॉपर सैक्रोइलियक जॉइंट है वो हमें कौन से वाले बता रहा है, 8 वाला. 8 वाले में क्या है कि ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो सबसे पहले होते देखो लैटरल टू सैक्रम होता है.
ठीक है, लेटरल टू सैक्रम। इसके अलावा ये प्रेजेंट होगा बिटवीन सैक्रम एंड इलियम, सैक्रम और इलियम के बीच में यह प्रेजेंट होगा, सैक्रोइलियम जॉइंट है। ऑब्लिक शेप जॉइंट होता है जो कि यूजुअली लेबल्ड हेयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज 8। जो 8 वाला है वो सैक्रोइलियक जॉइंट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन इज यूज टू इवेल्युएट ब्लड फ्लो एंड वस्कुलर अबनॉर्मलिटीज़ इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। कौन सा रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन हम प्रेफर करेंगे, किसके लिए, ब्लड फ्लो और वस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ देखनी है हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिटी स्कैन, पैट स्कैन, वेनोग्राम या फिर आर्ट्रियोग्राम। तो देखो वेनोग्राम तो क्या होती है, जो कि वेन्स चेक करेगी, आर्टरीज चेक नहीं करेगी। तो और हमें बताना है ब्लड फ्लो एंड वस्कुलर एबनॉर्मिटीज़ इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, ऑर्ट्रियोग्राम गोल्ड स्टैंडर्ड है, आर्टरल स्टेनोसिस है, अक्लूजन है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, सबके लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, ऑर्ट्रियोग्राम विच यूजेज इंट्राऑर्ट्रियल कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन इज रेफर टू एज। ठीक है, जो एयर का अमाउंट हमने नॉर्मल एक्सहेलेशन कर दिया, ठीक है, हमने सांस बाहर निकाल दी, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर अभी भी हमारी लंग्स में रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम या फिर क्रिटिकल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या बोल देंगे हम इसको, जो कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद रहा है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हमारे लंग्स में अमाउंट ऑफ एयर रहा है वो क्या हो जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके अंदर क्या हो जाता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को प्लस करके हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड होगी, जो कि रिलेटेड ही नहीं है रिमेनिंग एयर से, तो ये ऑलमोस्ट 500 ml होती है एडल्ट्स में। रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाती है एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है, जो एयर बच रही है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल्ड इन अ फोर्सफुल ब्रेथ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल्ड हुई है फोर्सफुल ब्रेथ के अंदर वो वाली। तो ऐसे इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद हमारे अमाउंट ऑफ एयर रहा है रिमेनिंग इन द लंग। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा अभी कुछ से क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा सा इशू है, तो वो देख लेना। क्या है ना, 1-2 नंबर गलती से मिस टाइप्ड हो गए थे मुझसे, और अब वो 1-2 सही करने के चक्कर में फिर से पूरे क्वेश्चंस को एडजस्ट करने पड़ते, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको गो थ्रू करने दिया कि कोई बात नहीं, अपन को क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब है, और ज़्यादा नहीं है, बस ये 1-2 ही कुछ क्वेश्चंस में मिस टाइप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडिएशन एक्सरेज इंटरेक्ट्स विथ मैटर इन विच वेज। ठीक है, जो एक्सरेज है वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, रेले स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, टिंडल स्कैटरिंग। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा है फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, चौथा है फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो भाई जो एक्सरेज इंटरेक्ट विथ मैटर, जब भी कोई एक्सरे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर हम देखते हैं तो कौन कौन सा आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, कोहेरेंट स्कैटरिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेले और थॉमसन स्कैटरिंग, ठीक है। एक तो होता है विच इन्वॉल्व सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इंटरेक्शन, विच इन्वॉल्व ऑल इलेक्ट्रॉन इन द इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो इंटरेक्शन है, और एक हो जाता है फोटो डिसइंटीग्रेशन, तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। लेकिन जो रेले हो गई कोहेरेंट स्कैटरिंग, जो कि लो एनर्जी पे होता है, पेयर प्रोडक्शन हो गई जिसको मिनिमम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। लेकिन जो टिंडल स्कैटरिंग है इज़ नॉट एन एक्सरे इंटरेक्शन, इट अप्लाइज टू विजिबल लाइट या फिर जो कॉलॉइड्स पे होता है। भाई जो हमने पढ़ा था कि रेनबो आता है और ये सब होता है ना, कोलाइडल नेचर, विजिबल लाइट कोलाइडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनमें से कौन सा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के वेव्स है, दैट इज रेले स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शनल क्लासिफिकेशन नहीं है जॉइंट का, डायआर्थरोसिस, गोम्फोसिस, एम्फिऑर्थरोसिस, सिनॉर्थरोसिस। तो अगर मैं बात करूँ गोम्फोसिस का, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, इट इज़ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। पैग इन सॉकेट, लाइक टू थिन इन सॉकेट, जो
जो टूथ हमारा सॉकेट के ऊपर फिट होता है, दैट्स अ टाइप ऑफ गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट, जो स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ जॉइंट्स में आता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, डायआर्थरोसिस, एम्फियोआर्थरोसिस और सिनआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस कौन से हो जाते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स पे ही फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स किया है हमने, इमूवेबल है। एम्फियोआर्थरोसिस जो कि स्लाइटली मूवेबल है या फिर लिमिटेड मूवमेंट जो इसके हैं स्लाइटली मूवेबल है। और डायआर्थरोसिस कौन से हो जाते हैं, फ्रीली मूवेबल, जैसे कि हो गए हमारे साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, एम्फियोआर्थरोसिस में हो गए हमारे जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल में। सिनआर्थरोसिस में हो गए हमारे स्कल स्यूचर्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ एन इमेजिंग टेस्ट दैट चेक्स प्रॉब्लम इन द स्पाइनल कैनाल। कौन सा इमेजिंग टेस्ट है जो कि स्पाइनल कैनाल में कोई इशू है वो चेक करेगा। बेरियम सैलो, सिटी स्कैन, HSG या माइलोग्राफी। तो बेरियम सैलो तो ईसोफेगस का करता है। सिटी स्कैन इमेजिंग टेस्ट दैट चेक्स फॉर स्पाइनल कैनाल, तो सिटी स्कैन तो भाई सबके लिए होता है, प्रॉपर स्पाइनल कैनाल के लिए कौन सा इमेजिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज़ माइलोग्राफी। ठीक है, इंट्राथिकल रूट के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्पाइनल कोड की स्टडी करेंगे, दैट्स माइलोग्राफी। HSG क्या करता है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर इम्पैक्ट द एक्सरे क्वांटिटी बट नॉट एक्सरे क्वालिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एक्सरे की क्वांटिटी तो अफेक्ट करेगा लेकिन एक्सरे की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो एक्सरे की क्वालिटी तो क्या अफेक्ट करता है, जो एक्सरे की क्वालिटी है वो तो अफेक्ट करता है KVP। एक्सरे की क्वांटिटी कौन सा, MA है। ठीक है, तो भाई जो KVP तो है, KVP अफेक्ट बोथ, ये याद रखना है ना, KVP अफेक्ट्स बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दैट इज ट्यूब पोटेंशियल, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बट मतलब एनर्जी भी करेगा और नंबर ऑफ फोटोन्स भी। बट जो MA है दैट इज़ ट्यूब करंट MA, ये सिर्फ एक्सरे की क्वांटिटी पे ही अफेक्ट करेगा, ना कि एक्सरे की क्वालिटी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ऑर्गन्स लाइज इन द अपर चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन एंड इज मोस्ट एक्टिव बिफोर प्यूबर्टी, इट इज़ वेयर T सेल्स मैच्योर। ये जो ऑर्गन है वो अपर चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर मीडियस्टर्नम में। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये मोस्ट एक्टिव है बिफोर प्यूबर्टी, इट इज़ वेयर T सेल्स मैच्योर। तो बिल्कुल इट इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ T सेल मैच्योरेशन, प्राइमरी साइट है T सेल मैच्योरेशन का। और लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव इन चाइल्डहुड, और जैसे जैसे एज होती है एज के साथ ये रिड्यूस होती जाती है, दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वेंट्रल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द, जो वेंट्रल बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, थोरेसिक कैविटी एंड डोर्सल कैविटी, पैल्विक एंड डोर्सल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पैल्विक। चौथा है एब्डोमिनल कैविटी एंड डोर्सल कैविटी। तो भाई जो थोरेसिक और जो एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी है, दीज टू टुगेदर मेक्स द वेंट्रल कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, हार्ट, लंग्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड पैल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, ये वेंट्रल बॉडी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a recent trend in radiology uses digital technology to acquire multiple low dose ब्रेस्ट इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल। कौन सी रीसेंट ट्रेंड आया है रेडियोलॉजी में जो कि हम प्रेफर करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मल्टीपल लो डोज ब्रेस्ट इमेजेस, मतलब कि डोज भी कम लग रही है और अलग अलग एंगल से हमें डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड होगी। तो क्या हो जाएगा, DBT, CBCT, PET, HSG। भाई HSG तो स्ट्रोसल्पाइनोग्राफी है जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स का। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये तो न्यूक्लियर इमेजिंग है, कोई ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के लिए नहीं है। CBCT कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, इट इज़ नॉट यूज फॉर रूटीन ब्रेस्ट इमेजिंग। और जो DBT है, DBT का पूरा नाम क्या है, डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, इट इज़ अ रिसेंट ट्रेंड इन रेडियोलॉजी। नई मॉडलिटी है ये हमारे रेडियोलॉजी के अंदर। क्या है, अक्वायर्स मल्टीपल प्रोजेक्शन इमेजेस, प्रोड्यूसेस थिन टेक्सचर स्लाइसेस। देखो
मल्टीपल प्रोजेक्शन इमेजेस एक्वायर कर लेता है ये, मल्टीपल प्रोजेक्शन इमेजेस that produces thin sectional slices. तो ये क्या करेगा, टिश्यू ओवरलैप रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस टिश्यू ओवरलैप एंड इम्प्रूव्स कैंसर डिटेक्शन या जो भी इम्प्रॉपर है इमेज के अंदर, ठीक है। तो डिजिटल ब्रेस्ट क्रोमोसिंथेसिस इज अ रिसेंट ट्रेंड इन रेडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज इन पेट इमेजिंग। तो पेट इमेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो पेट इमेजिंग में हम कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ्लोरीन-18 विच हैव हाफ लाइफ ऑफ 110 मिनट्स, यूज्ड एज ऑफ FDG दैट इज फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, मेन ट्रेसर FDG। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रिड इन रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम ठीक है, रेडियोग्राफी के अंदर ग्रिड यूज़ करने का पर्पस क्या है, टू रिड्यूस इमेज नॉइज, टू इम्प्रूव रेडिएशन स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट या फिर टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो क्या कर रहा है ये भाई, इमेज नॉइज को रिड्यूस, रेडिएशन स्ट्रेंथ टू इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा, जो ग्रिड है वो क्या कर रहा है, स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब जो फॉग है वो रिड्यूस हो रही है, फॉग रिड्यूस हो रही है एंड इट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन फोटोन वेवलेंथ डेल लैम्डा इज गिवन बाय कॉम्पटन रिलेशन, ठीक है। कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर एक रिलेशन दिया है फोटोन वेवलेंथ का जो चेंज होता है उसका, पहला ऑप्शन है डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, लैम्डा सी साइन थीटा, लैम्डा सी 1 माइनस टेन थीटा या लैम्डा सी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉम्पटन रिलेशन है, यहाँ पे जो लैम्डा सी है कॉम्पटन वेवलेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2.46 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये जो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ है गिवन बाय द कॉम्पटन रिलेशन डेल लैम्डा लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट है विच इमेजिंग टेक्निक इज़ यूज मोस्ट कॉमनली। कौन सी इमेजिंग टेक्निक बहुत कॉमनली यूज़ होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT या फिर MRI, ठीक है। मोस्ट कॉमनली, तो भाई मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ, मोस्ट वाइडली यूज तो देखो एक्सरे तो एग्ज़ाम की पे डिपेंड करता है, ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉमन, मैनी एग्ज़ाम अल्ट्रासाउंड ओके बट आई गेस प्लेन कितना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI। तो इमेजिंग टेक्निक मोस्ट कॉमनली, तो भाई मोस्ट कॉमनली तो हम एक्सरे ही प्रेफर करते हैं, कुछ भी दिक्कत हुई पहले एक्सरे करवा दिया, फिर जाके फिर कुछ दिक्कत आई तब हमने किसी और इमेजिंग मॉडलिटी पे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी होती है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, अभी मैंने बताया था लैम्डा सी 2.46 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अभी मैं इसको ऑंगस्ट्रॉम में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 1 आंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 0.024 आंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.024 आंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है हमारा द ब्रोंकाई एंटर द लंग एट अ नॉच कॉल्ड। जो ब्रोंकाई जो द ब्रोंकाई एंटर द लंग, ठीक है, जो ब्रोंकाई एंटर कर रही है लंग में एट अ नॉच, उस नोच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकायोस, हीलियम, फेरिंग्स या लैरिंग्स। तो ये होता है हीलियम नहीं हाइलम, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे हाइलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइलम। हाइलम वो पॉइंट है जहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, पल्मोनरी वेजल्स और जो नर्व्स है वो एंटर और एग्जिट करेगी, एंटर एंड एग्जिट द लंग्स, ठीक है, हेयर। तो ये कौन सा नोच होता है हाइलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फिजन। हैवी न्यूक्लियस की बात कर रहा है, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, स्प्लिट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, न्यूट्रॉन्स रिलीज होगी, क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन जनरेटेड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर डेसिलरेटेड बाय द टारगेट मटेरियल। जब रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन जनरेट होगी जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेसिलरेटेड हो जाता है बाय द टारगेट मटेरियल, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। उसमें कौन सी होती है, ब्रेमस्ट्रंग रेडिएशन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लॉ 5b, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dA इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमने किस में पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से याद होगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है तो बी की जगह क्या हो जाता है, ई। ठीक है, और ई डॉट डी ए क्लोज वाला ये इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन ई नॉट हो जाता। Which specialized investigation is used to assess blood flow and function of the liver। कौन सा specialized investigation हम प्रेफर करेंगे, ब्लड फ्लो और फॉर ब्लड फ्लो एंड फंक्शन ऑफ द लिवर। तो लिवर के ब्लड फ्लो और फंक्शन के लिए बिल्कुल हेपेटोबाइलरी स्कैन, विच इज़ HIDA बोल देते हैं हम इसको, हेपेटोबाइलरी स्कैन, HIDA। न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है, बाइल प्रोडक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन, लिवर एक्सेशन, पोटेंसी ऑफ बाइल डक्ट, सब ये बता देगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच स्टेप्स इन डार्क रूम प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लेसिंग एक्सपोज पेपर इन अ केमिकल सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द फाइनल इमेज। कौन सा स्टेप है डार्क रूम प्रोसीजर का जिसके अंदर हम एक्सपोज पेपर को रखते हैं केमिकल सॉल्यूशन के अंदर टू प्रोड्यूस द फाइनल इमेज। ठीक है, डार्क रूम प्रोसेस इन्वॉल्व प्लेसिंग एक्सपोज्ड पेपर। ठीक है भाई, एक्सपोज पेपर है तो अगर तुम फाइनल इमेज की बात करो तो फिक्सिंग आंसर नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये तो क्या करता है, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स को रिमूव करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमने एक्सपोज्ड पेपर रखा है केमिकल सॉल्यूशन के अंदर, तो एक्सपोज्ड जो सिल्वर हैलाइड्स है उनके साथ कौन डील करता है, बिल्कुल डेवलपिंग क्या करता है, एक्सपोज सिल्वर को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और लेटेंट इमेज मेक्स लेटेंट इमेज विजिबल। ठीक है, इट विल मेक लेटेंट इमेज विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्कैन रिप्रेजेंट द कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इनमें से कौन से टाइप का फ्रैक्चर कम्युनिटेड फ्रैक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता क्या है, सीवियर ब्रेक फ्रैक्चर होता है। ठीक है, सीवियर ब्रेक फ्रैक्चर जिसके अंदर जो बोन है वो इतने मतलब 2 to 3 या फिर और भी ज़्यादा और मोर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ कम्युनिटेड फ्रैक्चर, टिपिकली कॉज बाय हाई इम्पैक्ट ट्रोमा हो गया, जैसे कि कार एक्सीडेंट या सीरियस फॉल। तो इनमें से कौन से टाइप का फ्रैक्चर है जो कि हमें ऐसे टाइप दिखा रहा है, जो कि जिसके अंदर जो बोन है वो इतने फ्रेगमेंट्स में टूटी हो। ठीक है, तो भाई कम्युनिटेड फ्रैक्चर वही 2 और 3 तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, 2 और 3 फ्रेगमेंट्स में। यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहा है मल्टीपल फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, इरेगुलर लाइंस है, बोन ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस है ना, तो दैट इज़ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है ये क्या बता रहा है, ऑब्लिक फ्रैक्चर लाइंस रन्स डायगोनली अक्रॉस द शाफ्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। थर्ड वाला क्या बता रहा है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, यूँ है मतलब फ्रैक्चर लाइन कर्व्स अराउंड द बोन। ठीक है, फ्रैक्चर लाइन कर्व्स अराउंड द बोन, तो ये हो जाएगा कॉज बाय ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है, कि भाई मुड़ा सा है पैर, तो ये कौन सा हो गया हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियोग्राफिक टेक्निक यूज टू विजुअलाइज जॉइंट बाय इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हमें जॉइंट्स की स्टडी करनी है बाय इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो कौन से टाइप का जॉइंट, कौन से टाइप की स्टडी हो जाती है, डेट इज आर्थ्रोग्राफी। विच रेडिएशन इज यूज्ड इन पेट, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके अंदर हम कौन सी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है, पॉजिट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन से इमिट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेयर प्रोडक्शन आर ट्रू। पेयर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन है फोटोन डिसअपेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस। दूसरा है थ्रेशोल्ड एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा है प्रोबेबिलिटी इज 0 बिलो द थ्रेशोल्ड। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोटोन डिसअपेयर, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस। तो बिल्कुल सही बात है, फोटोन डिसअपेयर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिल्कुल थ्रेशोल्ड एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहती है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बिलो थ्रेशोल्ड, मतलब इस एनर्जी से अगर नीचे का इंसिडेंट फोटोन है तो जो पेयर प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 होगी। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डेवलपमेंट टाइम हैज़ व्हाट अफेक्ट ऑन अ नेगेटिव। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट टाइम बढ़ा देंगे तो क्या नेगेटिव अफेक्ट आएगा, डिक्रीज हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, ग्रेन रिड्यूस हो जाएंगे, एनहांस शार्पनेस, या फिर इंक्रीजेस कॉन्ट्रास्ट। भाई लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा आंसर। भाई देखो, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, है ना। डेवलपमेंट टाइम जो डेवलपर है, मतलब लॉन्गर डेवलप हो गया, ठीक है, डी से ही मैं डेवलपमेंट प्रोसेस समझो, लॉन्गर डेवलपमेंट है, ज़्यादा सिल्वर का रिडक्शन होगा, ठीक है, ज़्यादा, हाँ, मोर सिल्वर रिडक्शन हुआ तो जो डिफरेंस है, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन शेडोज़ एंड हाईलाइट्स का ग्रेटर डिफरेंस है, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंक्रीजेस कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेस की, ठीक है। अल्फा लोवेस्ट पेनिट्रेशन, बीटा मीडियम एंड एक्सरेज ऑल्सो हैव हाई पेनिट्रेशन बट लेस देन गामा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डार्क रूम प्रोसेसिंग प्री सोक रेफर्स टू। डार्क रूम प्रोसेसिंग के अंदर प्री सोक टर्म का क्या मतलब है, प्री सोक से क्या मतलब है। प्री सोक का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग द इक्विपमेंट, प्रिपेयरिंग द फिक्सर, वेटिंग द फिल्म बिफोर डेवलपिंग, अप्लाइंग अ बेस लेयर ऑन द फिल्म। प्री सोक का मतलब होता है कि हम फिल्म को गीली कर रहे हैं बिफोर डेवलपिंग। क्यों ऐसा क्यों प्रेफर कर रहे हैं हम, एंश्योर, बिकॉज इट एंश्योर यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ डेवलपर, ठीक है, because it ensure uniform absorption of developer, so it will prevent streaks. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। टेक्निक यूज टू इवेल्युएट द यूरिनरी ब्लैडर को इवेल्युएट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, सिस्टोग्राफी, मैमोग्राफी, वीनोग्राफी, ऑटोग्राफी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिस्टोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट इज फिल्ड रेट्रोग्रेड इनटू ब्लैडर, यूज टू असेस ब्लैडर रप्चर, वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स, ट्यूमर्स और स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोग्राफी टेक्निक फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के लिए बिल्कुल HSG, दैट इज हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा MRCP स्टैंड फॉर, MRCP का पूरा नाम क्या हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन न्यूक्लियर फिजन द रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू। न्यूक्लियर फिजन के अंदर जो मॉडरेटर है उसका रोल क्या होता है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, इमिट गामा रेज, इनिशिएट फिजन रिएक्शन। भाई रोल ऑफ मॉडरेटर मतलब ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को मॉडरेट कर रहा है, तो ये क्या करता है, स्लो डाउन करेगा न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। मॉडरेटर जैसे कि जो वाटर, ग्रेफाइट, न्यूक्लियर फिजन। अब जो न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन है वो किस में हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज़ हो रहे हैं वो कौन से मटेरियल के होते हैं, वाटर या फिर ग्रेफाइट, जो कि क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देंगे न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है
Trend in radiology using high frequency sound waves diagnose conditions, cone beam CT, digital radiography, contrast enhanced अल्ट्रासाउंड या इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। भाई साउंड वेव्स यूज़ हो रही है, कौन सी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी में हम साउंड वेव्स यूज़ कर रहे हैं, तो भाई अल्ट्रासाउंड ही आएगा। कॉन्ट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड मतलब कि माइक्रो बबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर लिया हमने विथ अल्ट्रासाउंड, जो कि लिवर लीजन, ब्लड फ्लो, किडनी मासेज इनको इवेल्युएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। भाई अभी तक तो हमने देखा है सिलेबस में, मतलब जब भी हम जिसने बीआरटी करी है, डीआरटी करी, मतलब बैचलर्स किया है, डिप्लोमा किया है, कि भाई जो बेसिक फिजिक्स है जो शुरू वाली वो आती है ना, मॉडर्न फिजिक्स है हमारे फर्स्ट ईयर के दोनों में सिलेबस में। पूछता नहीं है लेकिन अब ये पूछ रहा है ना। बेसिक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला आ गया, ये आ गया, लेकिन एम्स पटना ने इसमें ये सब पूछ लिया। ठीक है, ये फिज़िक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ गया। द रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय। तो जिसने भी नीट की प्रिपरेशन करी है या फिर अच्छे से पढ़ा 11th 12th या फिर पढ़ने के जस्ट बाद ही ज्वाइन कर लिया, तो उसको तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा। क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू R0A1/3, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, R इज इक्वल टू R0A1/3, इस तरीके से रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, अब वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूवी लाइट की वेवलेंथ है 1750 एंगस्ट्रॉम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो हम तो क्या करेंगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 124, जिसको मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से याद है तो वो ये देखना 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा मुझे कितना दे रखा है, 12400 अपॉन 1750। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मैं कैलकुलेटर से ही करूँगी 12400 अपॉन, तो ये कितना हो गया 7.086 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब वर्क फंक्शन है इतना, अब मैं क्या करूँ, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं इसमें से एनर्जी में से जो वर्क फंक्शन है वो माइनस कर दूंगी। जैसे 7.086 माइनस 3 कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास आंसर 4.086 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 4.09। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में, फॉर्मूला लगाया, एनर्जी निकाली, सबसे पहले हमने 12400 अपॉन लैम्डा, और ये हमारे पास आ गया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या किया 7.086 जो आया उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हालांकि अब नहीं पूछता है ये 2023 का जो था उसमें पूछा हुआ था तो कुछ कह नहीं सकते, क्या पता पूछ ले, लेकिन अगर मैं लास्ट एग्ज़ाम से 24 वाले की बात करूँ तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं थे फिजिक्स वाले। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर थे और अच्छे खासे थे। 25 पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चन थे, उसमें तो कोई इशू ही नहीं था, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन दूर दूर तक ही नहीं थे। ठीक है, तो वो सब एम्स वालों के मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस कोई हमें दे नहीं रखा। अब इनका मन है, ये चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी डालेंगे। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ अब ऐसे क्वेश्चन मान लो इक्के दुक्के आ भी गए, है ना, तो बस इतना है कि जैसे ये प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, तुम्हें पता पड़ गया यहाँ पे तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है और तुमने सॉल्व कर दिया। आई डोंट वांट कि इस पर तुम 5 से 6 दिन खराब करो। 1 से 2 घंटा अगर गो थ्रू करते हो तब तो कोई इशू नहीं है। मान लो कोई कह रहा है मुझे तो मॉडर्न फिजिक्स 0 से ही नहीं आती, तो भाई तू मत कर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है यार मुझे तो आती है, एक बार पन्ना पलटूंगा तो और मेरे को फॉर्मूलाज रिमाइंड हो जाएंगे, तो भाई तुम करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टिगेशन यूज टू विजुअलाइज ब्लड वेजल्स ऑफ ब्रेन की ब्लड वेजल्स को देखने के लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करेंगे, बिल्कुल सेरेब्रल एंजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब कुछ क्वेश्चंस ही इसने क्या किया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इजी दे दिए, कुछ क्वेश्चंस इसने सीधा हाई दे दिए, है ना। मॉडरेट वाले पे तो इसने उसके लिए रख दिया कि हाँ जिसको ऑलमोस्ट आता है वो भी आता है, ये भी आता है, बाकी पेपर का लेवल मेंटेन अच्छा खासा किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को जो सिर्फ बेसिक पढ़ के आया तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो भी कुछ क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया थोरेसिक कैविटी क्या क्या कंटेन करता है, तो बिल्कुल हार्ट एंड लंग्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी यूज वाइडली इन डेंटिस्ट्री में कौन सा एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी हम प्रीफर करते हैं, तो भाई जो कॉन बीम सिटी है। ठीक है,
मैमोग्राफी तो उसमें हो गया ब्रेस्ट के लिए, पैट स्कैन तो न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग हो गई, डिजिटल रेडियोग्राफी तो अलग हो ही गई जो कि पर्टिकुलर डेंटिस्ट्री के लिए नहीं है। तो एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी जो हम डेंटिस्ट्री में प्रेफर करते हैं डेट इज़ कॉन बीम सिटी, इम्प्लांट प्लांटिंग के लिए, जो फ्रैक्चर्स के लिए, देखिए देती हूँ, ठीक है, जैसे कि इम्प्लांट डालना है हमें, उसके लिए जो फ्रैक्चर्स देखने के लिए, जबड़े के फ्रैक्चर्स देखने के लिए, कोई डेंटल आर्क के इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, डेंटल आर्क की इवैल्यूएशन के लिए, टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट के इवैल्यूएशन के लिए, या फिर कोई भी इम्पैक्टेड टीथ है तो उसके इवैल्यूएशन के लिए। तो क्या प्रेफर करते हैं हम, CPCT यूज़ करते हैं जो कि एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी डेंटिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ डेवलपर एक्सेलरेटर। इनमें से कौन से डेवलपर एक्सेलरेटर नहीं है, मॉडरेट अल्कलाई, एक्सट्रीम अल्कलाई, कॉस्टिक अल्कलाई, या फिर माइल्ड अल्कलाई। तो भाई अगर मैं बात करूँ कास्टिक अल्कलाई इज़ नॉट अ फॉर्मल कैटेगरी फॉर डेवलपर एक्सेलरेटर। कास्टिक अल्कलाई क्या हो जाते हैं, इट रेफर्स टू हाईली कॉरोसिव केमिकल्स, ठीक है, हाईली कॉरोसिव केमिकल्स जैसे कि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड like NaOH. So this is not used as a standard category in radiographic chemistry. मॉडरेट अल्कलाई जो है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ये भी आल्सो वैलिड एक्सेलरेटर कैटेगरी। एक्सट्रीम अल्कलाई या फिर जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाई की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जैसे कि आ गया बहुत ज़्यादा आल्सो वैलिड कैटेगरी है जिसके अंदर एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। माइल्ड अल्कलाई में जैसे कि बोरेक्स वगैरह आ गया तो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलरेटर, बट कास्टिक अल्कलाई इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग एक्सेलरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर टेस्ट यूजिंग परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन स्कैन। कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट है जो कि परफ्यूजन एंड कौन न्यूक्लियर टेस्ट विच यूजेज परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन स्कैन। तो वही नाम से ही पता पड़ रहा है, V/Q। V/Q क्या होता है, यही होता है भाई, वेंटिलेशन बाय Q होता है यहाँ पे परफ्यूजन, ठीक है। वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन स्कैन क्या करता है, ये डिटेक्ट्स mismatch between air and blood flow। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कंस्ट्रेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला ऑप्शन है लिम्फेटिक कैपिलरीज, दूसरा है लिम्फेटिक वेसल, तीसरा है थोरेसिक डक्ट। तो ये जो तीनों ही जो है कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल, थोरेसिक डक्ट, तीनों ही कंस्ट्रेंट है किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के। कैपिलरीज तो क्या हो जाएगी, स्टार्ट ऑफ लिम्फ फ्लो। लिम्फेटिक वेजल्स क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट। और थोरेसिक डक्ट तो भाई मेन ड्रेनेज डक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। भाई एनाटॉमी भी अच्छी खासी पूछी थी इसमें तो। कॉम्पोनेंट इन सिंटिलेशन डिटेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेडिएशन इनटू लाइट। सिंटिलेशन डिटेक्टर के वो कॉम्पोनेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर कन्वर्टिंग रेडिएशन इनटू लाइट, जो कि रेडिएशन को लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से हैं, सिंटिलेटर क्रिस्टल्स, ठीक है, जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन से यूज़ कर लेते हैं हम, थेलियम डॉप्ड सोडियम आयोडाइड हो गया, सीजियम आयोडाइड हो गया, ये सब, या फिर बायजर्मेनेट ऑक्साइड हो गया, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ टाइप इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, मतलब विच वन इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर विथ कॉर्टेक्स ब्रोकन ऑन वन साइड एंड बकल्ड ऑन द अदर, ठीक है। कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है जिसके अंदर वन साइड ब्रोकन हो गया और जो अदर साइड है वो बेंट हो गया, मतलब कि पूरी तरीके से टूटा भी नहीं है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। क्या हो गया इसके अंदर, कॉर्टेक्स ब्रोकन, मतलब कि एक साइड तो क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, एक साइड तो ब्रोकन हो गया, मतलब बोन का जो एक साइड है वो तो टूट गया, दोनों साइड से नहीं टूटी, वो एक साइड तो ब्रोकन हो गया और जो अदर साइड है वो बेंट हो गया, अदर साइड है वो बेंट हो गया। तो ये कौन सा फ्रैक्चर हो जाएगा, ये बिल्कुल ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि मोस्टली चिल्ड्रन में देखा जाता है विथ सॉफ्ट बोन्स, कि भाई जो बोन है वो पूरी तरीके से टूटी भी नहीं, एक साइड ब्रोकन हो गई और अदर साइड बेंट हो गई या फिर बकल्ड ऑन द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बेंट होके वो मान लो किसी में ढस गई, फंस गई, ऐसे वाला, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नॉर्मल चिल्ड्रंस में देखा जाता है विच हैव अ सॉफ्ट टिश्यू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब न्यूट्रॉन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में
कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्फ़ा डिके कौन से मोड ऑफ डिके का एग्जांपल है? अल्फ़ा डिके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा माइनस डिके या बीटा प्लस डिके। तो देखो अल्फ़ा डिके के अंदर तो क्या हो रहा है कि भाई ये तो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन का काम ही नहीं है। गामा गामा तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या हो रहा है? ये तो भाई ब्लड बीटा प्लस का ही अल्टरनेटिव प्रोसेस है। वही इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर रहा है। बीटा प्लस में भी यही हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। ये बीटा माइनस डिके के अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड दैट इज बीटा माइनस पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कॉमनली यूज एज रेडिएशन शील्ड इन एक्सरे रूम। तो एक्सरे रूम में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? लेड, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एटॉमिक नंबर, एक्सीलेंट फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सरेज और गामा रेज। तो वॉल, डोर्स, एप्रोन, ग्लव्स, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस बाय ड्रेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूशन देगा खुद का बाय ड्रेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड और डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोवाइड करता है? तो बिल्कुल दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, रिटर्न्स टू ब्लड स्ट्रीम, फिल्टर्स पैथोजन और लिम्फ नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूजुअली रेफर टू एज द मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल को और हम क्या बोल देते हैं? दैट इज़ मिट्रल वॉल हो जाती है एरोटिक वॉल, लेफ्ट ऑट्रियो राइट, बिल्कुल लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। नेक्स्ट है हमारा ऑर्टिक वॉल, पता है सबको, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा में होगी। पल्मोनरी वॉल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी, एरोटिक वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा। ठीक है, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। राइट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, तो राइट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट यूज टू क्वांटिफाई डोज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी ने कितनी डोज एब्जॉर्ब हुई है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? रॉइंजन, बेक्यूरल, ग्रे या फिर साइवर्ट। तो एब्जॉर्ब डोज हो गई है कि भाई ह्यूमन बॉडी ने कितनी डोज एब्जॉर्ब करी है। एब्जॉर्ब डोज दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास। ठीक है, तो क्वांटिफाइड डोज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी, तो एब्जॉर्ब डोज, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रे। ठीक है, साइवर्ट, देखो साइवर्ट में कंफ्यूज मत होना, इट मेजर्स अफेक्टिव और इक्वलेंट डोज, दैट इज बायोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बायोलॉजिकल अफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हम वो जो साइवर्ट यूज़ करते हैं। बैक्यूरल तो रॉइंजन तो एक्सपोजर के लिए हो गया, और बैक्यूरल तो हो ही गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के लिए। तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, मतलब ह्यूमन बॉडी, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, वो क्या हो जाती है? ग्रे में। नेक्स्ट है, इन डार्क रूम प्रिंटिंग दिस टेक्निक इज़ यूज टू लाइटन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इमेज। डार्क रूम प्रिंटिंग के अंदर कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे? इमेज की स्पेसिफिक एरिया को लाइट करने के लिए। ठीक है, इमेज के स्पेसिफिक एरिया को लाइट करने के लिए। तो भाई प्रिंटिंग के दौरान हमें क्या करना है? स्पेसिफिक एरिया ही लाइट करना है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? डॉजिंग क्या थी? एक ट्रेडिशनल डार्क रूम टेक्निक थी जो कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ इमेज को लाइट करती थी ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ठीक है भाई, बर्निंग तो क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ डॉजिंग है। इट इन्वॉल्व्स गिविंग, ये एडिशनल एक्सपोजर, ये लाइट नहीं करेगी, ये तो लाइट कर रहा है डॉजिंग, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द प्रिंट ये क्या करेगा? एडिशनल एक्सपोजर देगी स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रिंट। स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग हम देख चुके हैं, जो कि जो मैं बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चन में भी, जो कि 2 डिफरेंट एक्सपोजर दे रहा है। फर्स्ट एक्सपोजर, सेकेंड एक्सपोजर। फर्स्ट एक्सपोजर लो कॉन्ट्रास्ट, सेकेंड हाई कॉन्ट्रास्ट, ये वाला। सोलराइजेशन तो डिफरेंट फोटोग्राफिक अफेक्ट हो गया, जो कि ओपन मतलब ज़्यादातर अचीव्ड होती है बाय ब्रीफली री एक्सपोजिंग द प्रिंट और नेगेटिव टू लाइट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो कोई डार्क रूम प्रिंटिंग के अंदर जो टेक्निक जो कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ इमेज को लाइटर करेगी, दैट इज डॉजिंग। ट्रेडिशनल डार्क रूम टेक्निक है ये, जो कि यूज टू लाइटन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इमेज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस थ्रू हार्मोन सिक्रेशन। जहाँ बात आ गई हार्मोन सिक्रेशन की तो बिना सोचे समझे कौन सा सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम किससे मिलके बना हुआ होता है, तो ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सियरबेलम या फिर पोन्स। तो जो ब्रेन स्टेम है वो किस किस का बना हुआ होता है, मेड्यूला प्लस पोन्स प्लस मिड ब्रेन। ठीक है, ये तीनों जो इसने ऑप्शन में दिए हैं ये तीनों किसके पार्ट है, हिंड ब्रेन के, पोन्स, मेड्यूला और सेयर ब्रेन। लेकिन कौन कौन से, पोन्स और मेड्यूला ही इंक्लूड होता है ब्रेन स्टेम में और मिड ब्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक वेयर एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर मूव साइमल्टेनियसली टू क्रिएट 3D इमेज। तो भाई 3D इमेज किस में मिलेगी हमें, सिटी स्कैन के अंदर। टेक्निक टू विजुअलाइज किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को देखने के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, बेरियम एनेमा, IVP, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन या फ्लोरोस्कोपी। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर, IVP, IV कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, एक्सक्रीटेड बाय किडनी, आउटलाइंस यूरेटर और ब्लैडर, स्टोन ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए काम आएगा। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के लिए कौन सा, IVP, दैट इज इंट्रावेनस पाइलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। इनमें से लीस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी किसकी रहेगी, तो अगर मैं बात करूँ बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा पार्टिकल भी मोर पेनिट्रेटिंग है देन अल्फ़ा। लीस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ये पेपर से भी पेनिट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है इसकी। एक्सरेज और गामा रेज की तो हाई है, और इन दोनों में से भी हाई किसकी है, गामा की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो अल्फ़ा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो अल्फ़ा की सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा बीटा की, फिर एक्स रेस एंड देन हाईएस्ट गामा रेस की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग फोटोन रेडिएशन। ठीक है, कौन कौन से आयनाइजिंग फोटोन रेडिएशन के टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, ब्रेमस्लंग, गामा रेस एंड एनिलेशन क्वांटा। ठीक है, तो भाई सारे ही फोटोन रेडिएशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर फोटोन रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्रीट एक्सरे एनर्जी, discrete X-ray energy, it is a continuous X-ray spectrum. गामा रेट, ये भी टाइप है आयनाइजिंग फोटोन रेडिएशन का, फ्रॉम न्यूक्लियस। और एनिलेशन क्वांटा, तो एनिलेशन क्वांटा 501 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ पेपर इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इन डार्क रूम। डार्क रूम में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ के लिए हम कॉमनली कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, तो कॉमनली कौन सा पेपर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ग्लॉसी पेपर। देखो मैट पेपर भी यूज़ करते थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन था वो था ग्लॉसी पेपर, क्योंकि स्मूथ सरफेस देता था, हाई कॉन्ट्रास्ट, स्मूथ सरफेस देता था ये हमें। ठीक है, स्मूथ सरफेस की वजह से हाई कॉन्ट्रास्ट और शाइनी फिनिशिंग मिलती थी हमें। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता था ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, हाई कॉन्ट्रास्ट और शाइनी। ठीक है, मैट पेपर भी यूज़ होता था, लेकिन जो मोस्ट कॉमन था वो कौन सा था, ग्लासी। नेक्स्ट है ग्लॉसी पेपर, सॉरी। इन रेडिएशन थेरेपी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बोलस मटेरियल। रेडिएशन थेरेपी में जो हम बोलस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है टू कंपनसेट फॉर टिश्यू इरेगुलरिटीज, टिश्यू इरेगुलरिटी कंपनसेट कर रहा है, टू स्कैटर रेडिएशन, टू एब्जॉर्ब रेडिएशन, या फिर टू शील्ड फॉर हेल्दी टिश्यू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल टू कंपनसेट फॉर टिश्यू इरेगुलरिटी। बोलस क्या है, टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल है जिसको हम स्किन की सरफेस पे रखते हैं। डोज डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करेगा, ब्रिंग्स मैक्सिमम डोज क्लोजर टू द स्क्रीन, यूज टू ट्रीट सुपरफिशियल ट्यूमर्स रेडिएशन थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस। कौन से टाइप का रेडिएशन हम कॉमनली यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं गामा रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग है, स्टरलाइज कर देती है मेडिकल इक्विपमेंट, सीरिंजेज और फूड वगैरह को। तो कौन से टाइप की रेडिएशन यूज़ होती है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में कॉमनली, दैट इज़ गामा रेज। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस किए हैं हमने आज की क्लास में। क्लास आई गेस थोड़ी बड़ी हो गई है, बट हमें पूरे क्वेश्चंस करना बिल्कुल ज़रूरी थे। क्वेश्चंस अच्छे थे। एम्स पटना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुआ था, उसके पूरे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से देखेंगे। इससे हमें जो टॉपिक्स हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हमें कवर हो गए हैं इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप बिल्कुल बेझिझक वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ सकते हो। आई विल रिप्लाई दैट फॉर श्योर। ठीक है, और फिर जाने से पहले मैं आपको फिर से एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ के बारे में याद दिला देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन, तो आपको 5% ऑफ और मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।